हेलो किड्स। देखिए आज हम अपनी सेकंड वीडियो बना रहे हैं ऑफ द सेम चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर की। और जहाँ तक आज ये चैप्टर वाइंड अप हो जाना चाहिए और कोशिश पूरी की जाएगी कि चैप्टर के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। लेकिन हाँ, सिर्फ ये नहीं कि ज़बरदस्ती इसी वीडियो में कंप्लीट करने के लिए मैं उस चैप्टर को शॉर्टन कर देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। तो कल हमने कर लिया था जो है द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। हमने वहाँ तक कर लिया था। आज हमें सब्लिमेशन से स्टार्ट करना था और मैं आपको बता दूं, कुछ याद दिला दूं बेसिकली कि सब्लिमेशन होता क्या था। देखिए आपको याद होगा, अपने फर्स्ट चैप्टर में सुना था देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेज इन नेचर विच डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू द गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। दे डोंट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट एंड व्हेन दे आर कूल्ड दे डायरेक्टली चेंज फ्रॉम द गैस टू द सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड अगेन। है ना, मतलब ये कहने का कि नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं जब उन्हें हीट किया जाता है, और गैस से सॉलिड में चेंज होते हैं जब उन्हें कूल किया जाता है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होते। इस काइंड की सब्सटेंसेस को सब्लिमेट्स कहा जाता है। एंड दिस प्रोसेस, दिस फेनोमेनन, दिस टेक्निक इज सेड टू बी द सब्लिमेशन। ये टेक्निक सब्लिमेशन कहलाती है। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मिक्सचर है जैसे सपोज टू बी, अच्छा मैं आपको सब्लिमेट्स को कुछ एग्जांपल बताता हूँ। कैम्फर, आयोडीन, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड एंड नेपथलीन बॉल्स, या 5 एग्जांपल ले सकते हो उसके, ठीक है, सब्लिमेट्स के। अब मान लीजिए मैंने क्या किया कि आपको एक मिक्सचर दे दिया जिसमें कैम्फर है और सॉल्ट है। आपको ये नॉलेज है कि कैम्फर जो होता है वो सब्लिमेट होता है। आप एक काम कीजिए, आप उसको हीट करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जो कैम्फर होगा वो तो वेपर में चेंज हो जाएगा और नीचे बचा रह जाएगा आपका सॉलिड, यानी कि जो दूसरा सॉलिड है यानी कि सॉल्ट, और जो कैम्फर है वो उससे सेपरेट हो जाएगा। तो आप इस टेक्निक को यूज़ करके सारे सब्लिमेट्स के मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। इस टेक्निक को, मतलब कि सब्लिमेशन को यूज़ करके, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई होगी वाले बहुत अच्छे से। तो सब्लिमेशन, दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल मतलब कि द सब्सटेंस विच कैन ईजिली बी चेंज इनटू द वेपर इज सेड टू बी द वोलेटाइल। उसे आप उसे वोलेटाइल कहते हैं, जिसको आप इजीली वेपर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताया, सॉल्ट एंड कैम्फर। सॉल्ट तो नॉन सब्लिमेबल है और जो कैम्फर है दैट इज़ अ सब्लिमेट। आप उसे जो है ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं वेपर में ऑन हीटिंग। तो इस ट्रिक से आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है जिससे कि आप ये टेक्निक को यूज़ करेंगे। क्या किया जाता है कि एक ये सेपरेट जो है, जो आपको जो कीप जैसा जो दिख रहा है, बेसिकली हम इसे जनरल भाषा में कीप कहते हैं। इसे बेसिकली हो जाता है थिसिल फनल। एक इन्वर्टेड थिसिल फनल ले लेते हैं और हम क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं चाइना डिश, ठीक है ना। चाइना डिश वही वाला मटेरियल होता है जो कि कप हम लोग यूज़ करते हैं, वो जो मटेरियल है वही चाइना डिश का मटेरियल होता है। उसके ऊपर दोनों का जो मिक्सचर है, हमारे पास किस किस्म मिक्सचर है, सपोज टू बी सॉल्ट का और कैम्फर का। तो हमने इसके अंदर सॉल्ट और कैम्फर की मिक्सचर को इसके अंदर हमने रख दिया। अच्छा, अब हमने थिसिल फनल को इन्वर्टेड इसके ऊपर रख दिया है और इसकी माउथ को कवर कर दिया है एक कॉटन प्लग से, जिससे कि इसके अंदर जो भी वेपर डेवलप होंगी वो वेपर बाहर रिलीज़ ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए। और नीचे हम इसे हीट करते हैं बाय यूजिंग अ बर्नर और जो है स्प्लिट लैंप से आप इसको हीट कर सकते हैं। आप जब इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, अच्छा एक और बात, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि अंदर कैम्फर हो। अमोनियम क्लोराइड भी एक सब्लिमेट होता है और ड्राई आइस भी एक सब्लिमेट होता है और नेपथलीन बॉल्स भी, मतलब नेपथलीन भी एक जो है सब्लिमेट होता है। तो किसी का भी ऐसा मिक्सचर अगर आ जाए तो आपको यही टेक्निक उसमें यूज़ करनी होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं तो इसमें जो कैम्फर है वो तो वेपर में चेंज होता है और आप देख सकते हैं वेपर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर जाके आप देखिए जो जमा हुआ है ये यहाँ पर जाके जो है सॉलिडिफाई होकर यहाँ पर स्टिक हो जाता है और नीचे आपका बचा रह जाता है सॉल्ट ओनली। तो आप सॉल्ट को इजीली सेपरेट कर पाएंगे और आप इसे बाद में यहाँ से जो है रिमूव कर सकते हैं और यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ द सब्लिमेशन। बहुत अच्छे समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए, आपको याद रखें बहुत अच्छे से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल लिखे थे मैंने जो कि सब्लिमेट्स के एग्जाम्पल हैं। अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, कैम्फर, नेपथलीन एंड एंथ्रासिन ऑल्सो। ड्राई आइस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इससे कुछ इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, तो इजीली आप इसमें सेपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। देखिए भाई, एक बहुत एंशियंट वर्ड है, आई डिडंट रिमेंबर एग्जैक्ट विच लैंग्वेज कंसिस्ट दैट वर्ड, क्रोमा।
ठीक है ना। एक वर्ड होता है क्रोमा, तो क्रोमा मतलब होता है कलर। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्रोमा से ही ड्राइव किया हुआ ये वर्ड है क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि इस टेक्निक से आप, इस प्रोसेस से, अगर आपको सपोज टू भी कोई ऐसा कलर दे दिया गया जो कई सारे कलर्स का मिक्सचर है, तो आप इस टेक्निक को यूज़ करके, मतलब क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक क्रोमेटोग्राफी। इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको एक फ़िल्टर पेपर लेना होता है। आपको याद होगा फ़िल्टर पेपर क्या होता है। हमको एक फ़िल्टर पेपर लेना होता है और उस फ़िल्टर पेपर पे सपोज टू भी आपके पास एक इंक है जो आप पेन में अपना इंक यूज़ करते हैं। आप ये पता करना चाहते हैं कि इंक जो है वो किस किस कलर से, किस किस डाई से मिलकर बनी हुई है। तो मैं क्या किया कि उस इंक का एक स्पॉट यहाँ पर मार्क कर लिया एक फ़िल्टर पेपर के ऊपर, और उसे एक वाटर कंटेनर के अंदर हैंग कर दिया। किसी भी सपोर्ट से हमने उसे जो है उसके अंदर हैंग कर दिया। और ये जो स्पॉट है, ये वो स्पॉट उस वाटर लेवल के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना। ये स्पॉट अंदर नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर रहना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो फ़िल्टर पेपर होता है उसमें छोटी सक्शन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब छोटी छोटी पोर्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं, जिनमें से पानी जो है इसमें ऊपर जो है राइज अप होना स्टार्ट हो जाएगा। धीमे धीमे करके पानी इसमें ऊपर राइज अप होना स्टार्ट हो जाएगा। तब आप कुछ घंटों के बाद या 1-2 दिन के बाद देखेंगे कि जैसे सपोज टू बी कि आपका जो इंक है वो 2 कलर से मिलकर बना हुआ है, एक है ब्लू एक है ब्लैक। तो आप देख पाएंगे कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद, कि एक स्पॉट ब्लू या ब्लैक का आपको यहाँ दिखेगा और एक स्पॉट आपको ऊपर जाके दिखेगा। इसका रीज़न क्या होता है कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एनीथिंग इनटू वाटर होता है, मतलब वाटर में कोई भी चीज़ जो डिज़ोल्व होती है वो अलग अलग रेट पर होती है। कोई जल्दी हो जाती है, कोई कम हो जाती है। तो जो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है उसका स्पॉट तो आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि पानी ने उसे इस इंक के स्पॉट से कैरी किया, ऊपर चढ़ना वो स्टार्ट किया उसने, और वो जल्दी उसके अंदर डिज़ोल्व हो गया, इसीलिए उसका स्पॉट पहले आ गया। और जो बाद में डिज़ोल्व होता है उसका स्पॉट ऊपर जाके आता है, क्योंकि वो देर से डिज़ोल्व होता है उसके अंदर। तो डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू द वाटर। तो इस तरीके से आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ईजी था, कुछ समझ में कुछ वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ ऐसी समस्या नहीं होगी जो समझ में ना आई हो। चलिए, तो आप देख सकते हैं, पढ़ के बता देता हूँ। दिस इज़ यूज टू सेपरेट दो सॉल्यूट्स विच डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, लाइक मैं आपको एग्जांपल बता रहा था अभी। दिस इज़ यूज टू सेपरेट different colors. Basically the colors which are more soluble in water rises faster and get separated into layers. ठीक है। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस हैं इसके टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। डाई होता है अ मिक्सचर ऑफ द मैनी कलर्स। डाई बेसिकली आप कपड़ों को रंगने में भी यूज़ करते हो। पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर्स ऑल्सो इट इज़ यूज टू सेपरेट दैम। जहाँ भी कलर की बात आएगी आप उनके सेपरेशन के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। ये कुछ ऐसे वेज हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ आप जो है क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये बात। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं डिस्टिलेशन की तरफ। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ डिस्टिलेशन होता क्या है। देखिए, मैंने पीछे बात की थी कि आप इमिसिबल लिक्विड्स को एक सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इमिसिबल लिक्विड्स को। बट सपोज टू भी आपको 2 लिक्विड्स ऐसे दे दिए गए हैं जो कि इमिसिबल हैं ही नहीं, वो तो बहुत अच्छे से मिक्स हो गए आपस में। अब आप उन्हें कैसे सेपरेट करें? सपोज टू भी आपके पास 2 लिक्विड्स हैं, एक है वाटर एक है एसीटोन, ठीक है। आपके पास 2 लिक्विड्स हैं, एक हो गया वाटर एक हो गया एसीटोन। आप दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए एक टेक्निक है डिस्टिलेशन, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस से आप दोनों को सेपरेट कर पाएंगे। क्या होगा कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया जाता है। एक राउंड बॉटम फ्लास्क आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ राउंड बॉटम फ्लास्क, और इसके अंदर हमने दोनों का मिक्सचर फिलअप कर देना है, ठीक है ना, जो भी मिक्सचर है। जैसे हम यहाँ पर भी वाटर और एसीटोन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ द एसीटोन एंड वाटर। और यहाँ पर एक थर्मोमीटर ला दिया गया है, इसके माउथ को बंद करके, इसके माउथ को बंद किया गया है एक होल वाले, एक छेद वाले कॉर्क से, जिसमें जो होल है उसमें थर्मोमीटर फिक्स कर दिया जाता है। अच्छा, इसके साथ क्या है कि यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी गई है। डिलीवरी ट्यूब मतलब कि इसकी साइड से एक ट्यूब लगा दी गई है, और जिसमें से होकर कोई भी जो लिक्विड वगैरह होगा जो पास आउट होगा। और यहाँ पर लगा दिया गया है लिबिस कंडेंसर, दिस इज़ अ कंडेंसर। कंडेंसर नाम से पता चल रहा है, ये जो भी चीज़ इसके अंदर जाएगी उसे कंडेंस करेगा, ठंडा करेगा। तो अब क्या होगा कि अगर वेपर जाएगी तो वेपर या गैस बेसिकली वो ठंडा होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बेसिकली इसका काम होने वाला है लिबिस कंडेंसर का।
ठीक है। कंडेंसर है, ठंडा करेगा, ठंडे पानी को यूज़ करके इसमें देखिए कोल्ड वाटर फ्लो होता रहता है इसके चारों तरफ हमेशा, इसके जैकेट के अंदर, और जो है ये वेपर को वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हमने इस मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट किया तो देखिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। जब आप इसे हीट करते हैं तो जो एसीटोन है उसकी वेपर पहले बनती है, और वो वेपर जो होती है वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कंडेंसर तक पहुंचती है। ठीक है ना, मतलब आपने इसे हीट किया तो वो जो एसीटोन की वेपर है वो डेवलप हुई और डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कंडेंसर तक पहुंची। कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर उन वेपर को ठंडा करेगा, और ठंडा होने के बाद वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो सारा का सारा लिक्विड यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। इसके बाद आपको क्या कर देना है कि बीकर बने रहने देना है टिल द थर्मोमीटर रीड्स अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। जब जैसे ही थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आता है, अब आपको बीकर को चेंज कर देना है, क्योंकि अब वाटर की वेपर आना स्टार्ट होने वाली हैं, बिकॉज ऑफ वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा कि वाटर की वेपर बनेंगी और वो सारी की सारी वेपर फिर से वही कंडेंसर के अंदर पहुंचेगी। अब वापस से वो भी ठंडी होगी और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो दूसरे बीकर में कलेक्ट कर ली जाएगी, और इस टेक्निक से आप दोनों ही लिक्विड्स को सेपरेट कर पाएंगे। तो आसान था। एक बात और, सपोज टू बी कि आपके पास सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, आप चाहे तो इस टेक्निक से उन दोनों को भी सेपरेट कर सकते हैं। आप इसके अंदर मिक्सचर ले लीजिए अपना, ठीक है ना, मतलब कि हमने शुगर को या सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है। आप इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर दोनों का मिक्सचर ले लीजिए, सॉल्यूशन ले लीजिए, आप उसे हीट करना स्टार्ट कीजिए। तो जो वाटर होगा वो तो वेपरेट होकर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा जाकर, और पीछे बचा रह जाएगा आपका सॉल्ट या फिर शुगर जो भी हो। हम ये टेक्निक ऑल्दो यूज़ नहीं करते इन केसेस में, बिकॉज ऑफ क्या होता है कि जैसे आप शुगर लेकर चल रहे हैं तो शुगर क्या होता है कि गर्म होती है, और गर्म होने के बाद शुगर की चेयरिंग हो जाती है, वो काली पड़ जाती है, इसीलिए हम उस टेक्निक को उसमें यूज़ नहीं करते। उसके लिए आप दूसरी टेक्निक यूज़ करते हैं, वो होती है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आसान मेथड है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। वेरी नाइस। चलिए, ये है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बाद एक और डिस्टिलेशन होता है, उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने मेरे ख्याल से 8th क्लास में भी पढ़ा था। वहाँ पर क्या होता है, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल में से जो हम बेसिकली इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ से, जैसे कि ईरान, इराक या फिर अरब, सऊदी अरब से उसे जो है इंपोर्ट करते हैं। और क्या होता है कि जो रिफाइनरीज़ होती हैं वहाँ पर बड़े बड़े फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर्स बनाए जाते हैं। उन चैम्बर्स के अंदर क्रूड ऑयल को हम लोग फ्लो करते हैं, और उसे जब नीचे से हीट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि उसमें अलग अलग लेवल पर पेट्रोल, डीज़ल और केरोसिन और एलपीजी तो फिर ऊपर जाके कलेक्ट हो जाती है वहाँ पर। वो अलग अलग लेयर्स पर सारी जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो सब सेपरेट होते चले जाते हैं। ये कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और वो जो कहलाता है जिसके अंदर उसको हम लोग करते हैं, मतलब इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है पेट्रोलियम वाले केस में, तो उसे बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर। ठीक है, पेट्रोलियम का फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब हम लोग यूज़ करते हैं, अगर आपके पास कोई भी दो ऐसे लिक्विड्स हैं जिसे आप सेपरेट करना चाहते हैं, बट उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं वाटर का और एल्कोहल का। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस का दोनों में डिफरेंस है। तो आप क्या है कि आप नॉर्मल डिस्टिलेशन को यूज़ तो कर सकते हैं, बट क्या होगा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वाटर की कुछ वेपर्स एल्कोहल के साथ मिक्स होकर चली जाया करती हैं, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर के थ्रू अगर आप ऐसा करेंगे तो वाटर की वेपर को ऊपर तक पहुंचने में टाइम लगेगा, और जो सारी एल्कोहल की वेपर है वो पहले ही उसमें दूसरे बीकर में जाके कलेक्ट कर ली जाएंगी थ्रू द कंडेंसर, लीबेज कंडेंसर। तो देखिए वो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसका ये डायग्राम है, और यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा काम कर लिया गया है कि यहाँ पर आपको फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को ऐड कर देना है, जिससे इसकी हाइट बढ़ जाती है, और नीचे से जो वाटर वेपर पहुँचती हैं वो इतनी जल्दी ऊपर रश इनटू नहीं हो पाती, और यहाँ पर पहले ही जो एल्कोहल है वो टोटली यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है। आपको समझ में आ गया हो फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर का काम क्या है। यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वही डाउन बॉटम फ्लास्क, वही हीट करना, वही थर्मोमीटर लगाना, बस इसीलिए यूज़ किया जाता है जिससे कि उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में जो थोड़ा सा डिफरेंस है उससे उनकी मतलब उसका इफेक्ट हमारे लिए नेगेटिव ना हो जाए, वो दोनों वेपर्स आपस में मिक्स ना हो जाए। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये काम किया जाता है, इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा मोटो नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे।
देखिए भाई, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। एयर कई सारी गैसेस का एक मिक्सचर है। हम क्या है कि उसके कई सारे कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एयर के बेसिक कंपोनेंट्स होते कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा कंपोनेंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आता है आर्गन, उसके अलावा बहुत सारी गैसेस होती हैं। बट 4 कंपोनेंट सबसे बड़े हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। हम बेसिकली इन्हीं के सेपरेशन के बारे में बात करेंगे, आप इन्हें किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आप बनाया हुआ है, तो ये बड़ा वेटेज भी रखता है बट उतना बड़ा वेटेज नहीं रखता जितना कि डायग्राम जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पर, वो डायग्राम समझाता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा, आप सारी थोड़ी सी अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए देखिए, हम डायग्राम पे पहुँचते हैं सीधे, देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। मैं इसको हाफ हाफ करके समझाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना काम। आपको ये एक बात बहुत अच्छे से याद होगी, अगर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, आप उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपको प्रेशर बढ़ाना होता है और टेम्परेचर को कम करना होता है। इसी टेक्निक से मैंने शायद बताया भी था पुरानी वीडियो में शायद से, कि इसी टेक्निक से आप एलपीजी को सिलेंडर में भरते हैं, जो रेड कलर के जो सिलेंडर्स आते हैं, तभी आप उसको टच करके देखिए वो बड़ी ठंडी होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वो लिक्विड होता है उसके अंदर, बेसिकली वो गैस नहीं होती, दैट इज़ अ लिक्विड। परफ्यूम जो भरा जाता है, नो नो नॉट परफ्यूम, डिओड्रेंट जो भरा जाता है वो भी गैस ही होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ गैस। सेम कंडीशन से वो भी फिल किया जाता है एट हाई प्रेशर एंड द लो टेम्परेचर। आप किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर हाई अप्लाई कर दीजिए, टेम्परेचर कम कर दीजिए, तो लिक्विफाई हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये टेक्निक होती है, तो वही टेक्निक हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर एयर को हमने इस एयर प्रेशर के अंदर जो है रिसीव कर लिया बाहर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े 2 पिस्टन्स लगे हुए हैं, और ये पिस्टन्स जो होते हैं उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं दोनों साइड से, क्योंकि अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो एयर है वो हॉट हो जाती है। आप देख सकते हैं हॉट एयर इस पाथ से आगे बढ़ जाती है और ये दूसरे चैम्बर में पहुँचती है, इस वाले चैम्बर में। इस वाले चैम्बर में क्या होता है कि देखिए ये पाइप्स टाइप बने हुए हैं, ये पाइप बने हुए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ठंडा पानी फ्लो हो रहा है, द फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, इसमें ठंडा पानी फ्लो हो रहा होता है, और जैसे ही एयर यहाँ पहुँचती है वो इस पानी की कांटेक्ट में आती है, डायरेक्ट नहीं, अंदर की तरफ पाइप में, बाहर की तरफ उनसे गैस टच में आती है। तो क्या होता है कि जो वाटर इसके अंदर, बहुत ठंडा पानी जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है, वो पानी उस गैस की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस पानी के हीट के एब्जॉर्प्शन से जो हॉट एयर है वो कोल्ड हो जाती है। दोनों बातें आ गई, प्रेशर यहाँ बढ़ा दिया गया था, ठंडक उसे इस वाले चैम्बर में पहुँचा दी गई, मतलब ठंडा उसे यहाँ कर लिया गया। तो टेम्परेचर कम, प्रेशर ज़्यादा, तो हो गया ना लिक्विफाई, होगी ना लिक्विड में कन्वर्ट, बस यही हमारा काम था। अब जो एयर होती है वो लिक्विफाई हो चुकी होती है, वो लिक्विफाई हो चुकी होती है, और लिक्विफाई होने के बाद आपको याद होगा कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैं समझाया था कि जो ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड को जब ठंडा करेंगे, हाई प्रेशर पर ठंडा करेंगे, तो सीधे सीधे वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है, वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है, बिकॉज ऑफ दैट इज़ अ सब्लिमेट, वो एक सब्लिमेट है। तो जो ड्राई आइस बनती है, वो ड्राई आइस को थर्ड वाले कॉलम में यहाँ कलेक्ट कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस। तो हम 4 कंपोनेंट अलग करने वाले थे ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ सेपरेट हो चुकी है। अब बाकी जो 3 कंपोनेंट्स बचे हैं उनकी बारी है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए जो बाकी तीनों का मिक्सचर है वो अगले कॉलम में पहुँचता है, अगले चैम्बर में पहुँचता है। यहाँ पर क्या है कि ये कहलाता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हैवी गैस है, सब लिक्विड हो चुकी हैं, तो ऑक्सीजन का लेयर होता है नीचे, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए एक अलग से माउथ बनाया गया है। इस माउथ के थ्रू लिक्विड ऑक्सीजन को दूसरे वाले कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। नाइट्रोजन इन सारी गैसेज में सबसे ज़्यादा लाइट है, तो सबसे ऊपर होती है, उसके लिए देखिए अलग माउथ है, यहाँ इसके थ्रू इसे कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो सेकंड वाला माउथ है इसके थ्रू आर्गन का कलेक्शन कर लिया जाता है। इस तरीके से जो मेन कंपोनेंट्स थे चारों, जो कि एयर के मेन कंपोनेंट्स थे सारी गैसेज, उनको हमने सेपरेट कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड को डाइगैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन को सबसे नीचे, उसके ऊपर आर्गन और उसके ऊपर नाइट्रोजन। इस तरीके से आप सबको सेपरेट कर सकते हैं। तो अब बात आती है इसके बारे में लिखने के बारे में। तो मैंने जो बोला वही आप इसमें लिख दीजिए, ठीक है, मतलब अपने वर्ड्स में, आई मीन टू से। तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से, कोई सी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है इसमें। इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन की तरफ, कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अच्छा अब समझिएगा, हमने बात की
अभी मैं आपको बता रहा था कि शुगर और वाटर को अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं या आप सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसे हीट कर दीजिए और उसमें से जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे आपका शुगर या सॉल्ट जो भी आप सॉलिड लेकर चल रहे हैं वो बचा रह जाता है ना। लेकिन क्या होता है कि इवेपोरेट करने में आप उसे ठंडा जो है गर्म करते हैं, उसकी वजह से आप जो सॉल्ट या शुगर यूज़ करें उसकी चेयरिंग हो जाती है, वो जो है काला पड़ जाता है, तो उतना बेनिफिशियल नहीं रह जाता। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है कि आपको ये चीज़ ओवरकम हो जाएगी। जो आपका सॉल्यूट है, शुगर या फिर सॉल्ट जो भी है, वो जो है काला नहीं पड़ेगा, वो यूजेबल रहेगा। तो क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, देखिए आपके पास मान लीजिए कि शुगर और वाटर का एक मिक्सचर है, आप उसे रख दीजिए और ठंडा करना स्टार्ट कीजिए, काफ़ी ठंडा कीजिए, काफ़ी ठंडा। तो जब आप उसे ठंडा करेंगे तो क्या होगा, कुछ घंटों के बाद उसमें शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स, बेसिकली क्रिस्टल्स, वही क्रिस्टल्स हैं, वो आपको विजिबल हो जाएंगे, वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। यही तो प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो उसमें से सेपरेट हो जाते हैं। एक्चुअली देखिए मैं बताऊँ क्या होता है, ठंडा करने पर जो वाटर है उसकी उस सॉलिड को होल्ड करने की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ठंडा करने पर उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, वो कम होने लगती है। हमने डिस्कस किया था कि आप अगर शुगर को या सॉल्ट को या किसी भी और सब्सटेंस को जो वाटर में या किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में। अब आप क्योंकि उसे ठंडा कर रहे हैं तो उसके बीच का स्पेस कम हो जाता है, और स्पेस कम हो जाने की वजह से वो अपने अंदर जो उसने सॉलिड को होल्ड किया हुआ था, वो सॉलिड को रिलीज़ कर देता है बाहर, और वही आपको जो है क्रिस्टल्स के फॉर्म में दिखना शुरू हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो जो क्रिस्टल्स जो डेवलप हुए हैं, आप उन्हें छान के ईजिली जो है सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है, बड़ी बेनिफिशियल ट्रिक होती है। ठीक है। अच्छा, एक और बात कहना चाहूँगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से आप कई बार ना इम्प्योर और प्योर सब्सटेंस को भी अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कॉपर सल्फेट दे दिया, उसमें उसका मिक्सचर आपको दे दिया है कॉपर सल्फेट का, उसमें थोड़ा सा इम्प्योर है, थोड़ा सा प्योर है। अब क्या करेंगे आप कि दोनों का जो मिक्सचर है उसे वाटर में डिज़ोल्व कर लीजिए, आप उसे ठंडा करना स्टार्ट कीजिए। अब क्या होता है कि जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो प्योर कॉपर जैसे मतलब कॉपर सल्फेट है, तो प्योर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन होने लगा। इम्प्योरिटीज़ का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है बाद में होता है, प्योर सब्सटेंस का क्रिस्टलाइजेशन पहले होता है। तो जो प्योर कॉपर सल्फेट होगा उसके क्रिस्टल्स आपको पहले दिख जाएंगे, आप उन्हें छान के अलग कर लीजिए और आपका जो प्योर सब्सटेंस था वो इम्प्योर वाले से सेपरेट हो जाता है। आप इस ट्रिक से ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिएगा, क्रिस्टलाइजेशन हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द सॉलिड एंड प्योरीफाई इट, जो मैं आपको ये बता रहा था कॉपर सल्फेट वाला एग्जाम्पल, इसमें शामिल होता है वो। इट सेपरेट्स प्योर सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल। जो मैंने बताया था ना, कॉपर सल्फेट इम्प्योर वाले से आप प्योर वाले को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो वही वाली चीज़ है ये वाली, कि जो प्योर एलम है उसे आप इम्प्योर एलम से, एलम मतलब फिट करिए, से आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, इट इज़ अ बेटर मेथड देन द एवेपोरेशन। मैं समझा चुका हूँ क्यों, वही चीज़ लिखी होगी, देखिए। सॉलिड डिकम्पोजेज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। उसकी चेयरिंग हो जाती है, वो चार्ड हो जाती है, इस वजह से उसको रिमूव काली पड़ जाती है। बेसिकली उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सम इम्प्योरिटीज़ मे रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, ऑन एवेपोरेशन दीज कंटेमिनेट द सॉलिड। अच्छा, एक और बात, कुछ ऐसे भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिन्हें आप छान के अलग नहीं कर सकते, है ना, और अगर आप उसे एवेपोरेट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो उसे जो लिक्विड को कंटेमिनेट कर देते हैं, मतलब जो क्या नाम है, उसमें से सेपरेट नहीं हो पाती हैं, उसके साथ वेपराइज हो जाती हैं और वो उसे सेपरेट नहीं हो पाती। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से आप उसे सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे। अब आता है हाई स्केल पर वाटर को प्यूरीफाई करना। वाटर को किस तरीके से हाई स्केल पे प्यूरीफाई किया जाता है, जो घरों में जो हमारे वाटर वर्क्स का जो पानी आता है वो किस तरीके से प्यूरीफाई होकर आता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन ए सिटी। तो देखिएगा, हम क्या करते हैं, जो वाटर वर्क्स होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े रिजर्वायर्स होते हैं। अब वो रिजर्वायर में पानी कहाँ से आता है, लेक हो सकती है, रिवर हो सकती है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है जहाँ से इस रिजर्वो के अंदर पानी को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इससे जो रिजर्वायर है उसमें से पानी को भेजा जाता है एक चैम्बर में, सेकंड वाले चैम्बर में, जो कि सेडिमेंटेशन टैंक कहलाता है। यहाँ पर उस पानी को थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब्ड।
ठीक है ना, उससे बिल्कुल भी छेड़ते नहीं हैं, वो अनडिस्टर्ब रहता है। फिर क्या होता है, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो धीमे 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 करके सेडिमेंटेशन के फॉर्म में नीचे जाके यहाँ पर सेटल डाउन हो जाती हैं, नीचे जाके यहाँ पर सेटल डाउन हो जाती हैं, और ऊपर बचता है थोड़ा सा प्योर वाटर। उस थोड़े से प्योर वाटर को इस पाइप के थ्रू सेकंड वाले चैम्बर में भेज देते हैं। यहाँ पर ये होता है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में क्या करते हैं कि जो पानी आया है सेडिमेंटेशन टैंक से, उसके अंदर यहाँ पर ऊपर से फिटकरी डाल दी जाती है, एलम। फिटकरी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो उन पार्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, जो भी इम्प्योरिटीज़ वाले पार्टिकल्स हैं उन्हें हैवी बना देती है, और वो जो पार्टिकल्स जब हैवी बने हैं तो वो और बाकी बचे कुछ इसके नीचे आगे सेटल डाउन हो जाते हैं। अब पानी थोड़ा सा और प्योरीफाई हो जाता है। थोड़ा सा और प्योरीफाई होने के बाद अगला एक टैंक होता है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। इसमें उसको भेज दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग लेवल्स हैं। एक है यहाँ पर सैंड भरी हुई है, एक में ग्रेवल्स भरे हुए हैं, एक में कोर्स ग्रेवल्स भरे हुए हैं। तो वो जब पानी यहाँ पर पहुँचता है तो इन सारी लेयर्स के थ्रू वो छनना स्टार्ट होता है। वो छनता हुआ चला जाता है, और सैंड ग्रेवल ये सब उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके अंदर फंसे रह जाते हैं। इन अलग अलग लेयर्स के होने की वजह से वो फंसे रह जाते हैं उसके अंदर। पानी और प्योर हो जाता है और वो अगले वाले चैम्बर में यहाँ पर पहुँचता है। ये कहलाता है क्लोरिनेशन टैंक। जो ये वाला नेक्स्ट वाला ये जो टैंक है, इसे क्लोरिनेशन टैंक कहा जाता है। इसके अंदर हम ऊपर से क्लोरीन ऐड करते हैं। क्लोरीन को ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि क्लोरीन इज़ एंटीबैक्टीरियल, वो एक एंटीबैक्टीरियल है। क्लोरीन इज़ एन एंटीबैक्टीरियल। तो क्या करता है कि जो भी उसमें बैक्टीरिया हैं या जर्म्स हैं उनको किल कर देता है। वाटर काफ़ी ज़्यादा प्योरीफाई हो जाता है और उसे आगे होम्स के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। तो अच्छे समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। दिस इज़ द हाई स्केल प्योरीफिकेशन वाटर विच इज़ डन एट द वाटर वर्क्स। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, देखिए दोनों का मतलब समझाता हूँ होता क्या है। फिजिकल चेंज इज़ अ काइंड ऑफ चेंज, कोई भी ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, और ये जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब आपने जब एक प्रोसेस लगा दी तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं द मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि जब आइस की मेल्टिंग होती है तो वाटर में कन्वर्ट होती है, मतलब लिक्विड में। आप उसे ठंडा कीजिए तो फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। तो आप क्या बोलेंगे फिजिकल चेंज में, डेफिनेशन क्या बोलेंगे, अ काइंड ऑफ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, एंड विच इज़ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि जिस प्रोसेस को आप उल्टा कर सकते हैं, तो फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। टेयरिंग ऑफ पेपर, आप पेपर को टेयर कर लीजिए, वो भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। अच्छा एक बात और, आप बोलेंगे पेपर को टेयर करके वापस थोड़ी ना वो अच्छे मतलब वैसा पेपर बन जाता है। तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि उसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा। भले ही आप उसे वापस से जोड़ नहीं पा रहे, लेकिन उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। तो फिजिकल चेंज में आप बोलेंगे अ चेंज विच इज़ इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, एंड विच इज़ रिवर्सिबल। एग्जांपल हो गए आपके पास कई सारे, तो आप इसके अंदर ही लिख सकते हैं। ठीक है। The process which brings about changes in the physical properties and no new substance are formed are physical change. The common physical changes are change in color, change in hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point। ये कुछ इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप लिक्विड को वेपर में चेंज कर लीजिए, वेपर को ठंडा करके वापस से लिक्विड में चेंज कर लीजिए, भी एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। आप वैक्स को मेल्ट कर लीजिए और मोल्टन वैक्स को वापस से ठंडा करके फिर से सॉलिड कर लीजिए, तो भी एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। बस आसान सी बात थी। अच्छा केमिकल चेंज में क्या होता है, अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड जनरली विच इज़ इरिवर्सिबल। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है, और जनरली ये जो चेंज होता है केमिकल चेंज वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे द बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को आप बर्न कर लीजिए, वो एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। सही बात है नहीं। इसके बाद देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में डिफरेंसेस हैं। तो जो ऊपर हमने बात की बस वही इसके अंदर लिख देनी है आपको। फर्स्ट पॉइंट है इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज द फिजिकल स्टेट, शेप, साइज, इनमें चेंज आता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि आपने आइस को मेल्ट किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो उसकी फिजिकल स्टेट की तो चेंज हुई, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और केमिकल चेंज में क्या होता है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बदल देता है। जैसे आपने पेपर को बर्न किया, वो ऐश बन गया, राख बन गया, टोटली उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल गई। ठीक है। तो ये केमिकल चेंज हुआ।
नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन आर ऑब्जर्व, इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता और इसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं मतलब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और इसमें नया सब्सटेंस बनता है। टाइप्स ऑफ द, अच्छा इसके बाद देखिएगा प्योर सब्सटेंसेस ये टाइप्स, प्योर सब्सटेंस क्या हुआ करता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिर से मैं बता देता हूँ। प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें आप कोई नए पार्टिकल्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते, जिसमें सारी की सारी पार्टिकल्स जो होते हैं सेम काइंड के होते हैं, उसे कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड, ठीक है। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। बताता हूँ कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। देखिए जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन में से अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑक्सीजन के पार्टिकल्स में से आप हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को अलग कर दो, आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना। तो वही एलिमेंट है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स सेम काइंड के हैं और उसके पार्टिकल्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसे फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो कहलाता है बेसिकली एलिमेंट, ठीक है। तो ये देखिएगा, according to Anthony L. Lavoisier, element is the basic form of the matter that cannot be broken down into the simpler substances by the chemical reaction. आप उसे और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, आप ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। और एलिमेंट्स को आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटलॉइड्स। और अच्छा एक और बात, कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड आपको याद भी होगा अच्छे से, कंपाउंड होते हैं, देखिए मैं आपको दो बात फिर से याद दिलाता हूँ, एक होता है मिक्सचर, एक होता है कंपाउंड। मिक्सचर में क्या होता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर इन एनी रेशियो, इन एनी प्रोपोर्शन, जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर देते हैं किसी भी रेशियो में, तो वो तो कहलाता है जो है मिक्सचर। और उनका जब एक फिक्स रेशियो होता है, फिक्स रेशियो, कन्फर्म रेशियो, डेफिनेट रेशियो, तो उसे कहा जाता है कंपाउंड। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं वाटर के बारे में, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जब हाइड्रोजन के दो एटम, H2 लिखा है ना, और ऑक्सीजन का एक एटम आपस में कंबाइन होता है तभी वाटर बनता है। अगर हाइड्रोजन के 3 हुए, ऑक्सीजन के 4 हुए या 2 हुए तो वाटर नहीं बनने वाला। हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम चाहिए और ऑक्सीजन का एक एटम चाहिए, तो ये डेफिनेट रेशियो कहलाता है। इसी का मतलब है द रेशियो शुड बी फिक्स्ड। तो डेफिनेशन की बात करें कंपाउंड के लिए तो आप क्या बोलेंगे, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेज आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो या फिर डेफिनेट रेशियो। रेशियो के प्लेस पर आप प्रपोर्शन भी कह सकते हैं, दैट इज सेड टू बी द कंपाउंड। अब वाटर का एग्जांपल उसमें बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसका भी एग्जांपल आप इसमें बोल सकते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल भी इसके अंदर आ जाएगा, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों समझ में आ गया। एलिमेंट तीन तरीके के हैं, मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया और मेटलॉइड्स हो गया। मैं तीनों का डिस्क्रिप्शन देता हूँ अभी। सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहली बात, आप एक बात ऑब्जर्व करते होंगे, अपने घर का एक नॉर्मल सा ग्लास ले लीजिए, आप देखते होंगे उसके ऊपर एक शाइन है, तो इसे कहा जाता है लस्टर। तो आप ये कह सकते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस या फिर दे हैव लस्टर, उनके ऊपर एक शाइन होती है, वो लस्ट्रस होते हैं मेटल्स जो होते हैं, ठीक है। और कैसे भी कलर का हो सकता है, सिल्वर ग्रे, येलो कलर, गोल्डन येलो कलर, कोई भी लस्टर उसके ऊपर हो सकता है। मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। जनरली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से बहुत अच्छे से फ्लो होने देते हैं, ठीक है ना। मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, आप ये पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा, मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, आप चाहें तो मेटल्स को वायरस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायरस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कॉपर के बहुत सारे वायरस हमारे यहाँ पर होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी, ठीक है ना। तो इसीलिए मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू द फॉर्म ऑफ वायर्स। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड। आप गोल्ड के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, वो इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है ना। गोल्ड के बाद सेकंड नंबर पे आता है प्लेटिनम, प्लेटिनम भी बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। अच्छा, और जो मेटल्स होते हैं मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब इफ़ दे आर बीटन विद द हैमर, जब आप उसे हैमर के साथ जो है बीट करते हैं, सो दे कैन बी ड्रॉन इनटू द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स। आप उन्हें पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, जैसे हम लोग अपने दरवाजे में यूज़ करते हैं आयरन की शीट्स को, या अपने कूलर की बॉडीज़ को बनाते हैं आयरन की शीट्स को यूज़ करके। तो मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। अच्छा, एक और बात, आप गिलास को हल्का सा अपने उंगली से जो है स्ट्राइक करके देखिए, एक बड़ा शिल साउंड प्रोड्यूस होता है।
बड़ा एक मीठा सा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटल्स आर सोनोरस। मेटल सोनोरस होते हैं, मतलब उसे स्ट्राइक करने पर एक श्रिल साउंड प्रोड्यूस होता है, एक जो है मेटेलिक क्लिंक प्रोड्यूस होती है उसमें से, ठीक है ना। तो मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर हिट, सो दे आर सोनोरस, वो सोनोरस होते हैं, ठीक है। आप मेटल्स के कुछ एग्जांपल कह सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम में कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। अच्छा, आप चाहें तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहूँगा, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड इन नेचर होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम इतनी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं आप उन्हें कैंची से या फिर चाकू से काट भी सकते हैं, ठीक है। और मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर जनरल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है। द ओनली नॉन मेटल विच इज़ फाउंड लिक्विड इन स्टेट, ठीक है। मेटल्स ये आप बातें चाहे तो लिख लीजिएगा कि कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में मिलता है तो मरकरी, कौन से मेटल सॉफ्ट होते हैं तो सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट जो लेड होता है, लेड LEAD लेड, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता। तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी आप इन्हें कह सकते हो। अब बात आती है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो इनको उल्टी करना शुरू कर दीजिए, है ना। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं तो नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, दे आर नॉट लस्ट्रस, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ग्रेफाइट जो पेंसिल की लीड होती है, डायमंड और आयोडीन, ये 3 ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि लस्ट्रस हैं, उनके ऊपर शाइन होती है। डायमंड पे तो कितनी शाइन होती है कि नहीं। और दे आर नॉट द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, है ना। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट पेंसिल वाली लीड, वो इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का अच्छा कंडक्टर है। आप लिखते जाइएगा ये एक्सेप्शंस, ठीक है। दे आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन मेलेबल, दे आर नॉन सोनोरस, वो सोनोरस भी नहीं होते। ये कुछ इनके जो है ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, ओनली मेटल विच इज़ फाउंड लिक्विड इन स्टेट दैट इज़ मरकरी, एंड ओनली नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज़ ब्रोमीन, BROMINE। कुछ लोग इसे आजकल ब्रोमाइन बोलने लगे हैं, बट ब्रोमीन इज़ फार बेटर वर्ड। तो ब्रोमीन जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है, नॉन मेटल, और मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है वो है मरकरी। समझ में आ गया बहुत अच्छे से। इसके बाद हम बात करते हैं मेटोलाइट्स के बारे में। अच्छा, मेटोलाइट्स को हम जनरली सेमीकंडक्टर्स भी कहा करते हैं। होते क्या है ये कि जो मेटोलाइट्स होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो है बीच की प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं। ये जो होते हैं मेटोलाइट्स वो लो टेम्परेचर पर तो नॉन मेटल की तरह से बिहेव करते हैं और हाई टेम्परेचर पर मेटल की तरह से बिहेव करते हैं। आप इनके एग्जांपल ले सकते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये कुछ इनके एग्जांपल्स हैं मेटोलाइट्स के, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये उन दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी, कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी। जनरली वो लो टेम्परेचर पर नॉन मेटल्स होते हैं और हाई टेम्परेचर पर मेटल की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कंपाउंड आपको समझ में आ गया क्या होता है। अ कंपाउंड इज सब्सटेंस व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो जो उनका मिक्सचर जो डेवलप होता है वो कंपाउंड कहलाता है। आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मैंने इसमें एग्जांपल दे दिया। इसके बाद बात आती है मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले तो दोनों की डेफिनेशन बता दीजिए। डेफिनेशन क्या हुआ, मिक्सचर when 2 or more substances are combined together in any ratio that is said to be the mixture, when they are combined together in a fixed ratio that is said to be the compound। इनका कॉम्पोजिशन वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। आपका कई मन होता है ज़्यादा मीठा खाने का तो आप शिकंजी में 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हो, कभी मन होता है कम का तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हो। तो इसकी कॉम्पोजिशन वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। कंपाउंड की कॉम्पोजिशन वेरिएबल नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर देखिए, जैसे आपने शिकंजी बनाई, आपने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर लिया, तो जो शुगर का मीठापन है, जो स्वीटनेस है, वो अभी भी मौजूद है मिक्सचर बनने के बाद भी। और वाटर की जो लिक्विडिटी है, वाटर लिक्विड जो है, उसकी लिक्विडिटी अभी भी उसके अंदर मौजूद है। वाटर अभी भी लिक्विड है। मतलब ये हुआ कहने का कि उसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती हैं, वो ख़त्म नहीं होती। बट जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए, हाइड्रोजनिक गैस होती है, ऑक्सीजनिक गैस होती है, बट आप दोनों को कंबाइन करके जब वाटर बनाते हैं तो वाटर बनने के बाद वो लिक्विड हो जाता है, मतलब उसकी गैस वाली प्रॉपर्टीज़ खत्म। तो कंपाउंड में उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं और मिक्सचर में प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती हैं, सेम रहती हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजिली बाय द फिजिकल मेथड्स लाइक सब्लिमेशन, एवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। आप किसी भी टेक्निक से इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं और कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को आप किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते।
तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने कोशिश बहुत की, और राइट डाउन द नोट्स, आप लिख लीजिए अच्छे से, प्रिंट लीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, बाय बाय।